हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20 जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। एसपीएम का कोर्स हम पूरा कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और बिजनेस वैल्यूएशन उसके मैं 3 स्टडी नोट आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। अब ये लास्ट चल रहा है और ये है स्टडी नोट 8 जिसका नाम है वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ये चैप्टर आखिर बोलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए थ्योरी वाइज प्लस प्रैक्टिकल वाइज दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकल से ज्यादा आते हैं पर आते थ्योरी से भी। दूसरी चीज, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये चैप्टर क्या है और हम जो भी प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। अब समझिएगा, बात आती है मर्जर, चैप्टर बोल रहा है वैल्यूएशन करो मर्जर एंड एक्विजिशन का। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट माना जाता है। मर्जर एंड एक्विजिशन, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू दूंगा। एक कंपनी है किंगफिशर, और वो किंगफिशर सिक कंपनी है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, घाटे में जा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही है। पैसा नहीं है यार उस कंपनी के पास में, और क्योंकि उस कंपनी के पास में पैसा नहीं है इसलिए वो कंपनी बंद होने की स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। अब वो कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि उस कंपनी के पास में पैसा नहीं है। तो पता चला एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है ट्यूबॉक कंपनी, उसको पता लगा कि यार किंगफिशर कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी, लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई है, उसके पास में अब पैसा नहीं है और वो इस स्टेज पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर अब वो बंद हो जाएगी। तो ट्यूबॉक ने सोचा कि वो किंगफिशर कंपनी बेकार में बंद हो जाए, इससे बढ़िया, इससे अच्छा क्यों ना मैं उस कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लूं, क्यों ना मैं उस कंपनी को टेक ओवर कर लूं। मर्ज टेक ओवर अलग अलग चीजें हैं, मैं समझाऊंगा आगे, इस चैप्टर में सब समझने को मिलेगा। उसने बोला कि अगर वो किंगफिशर कंपनी बंद हो गई तो बहुत सारे एम्प्लॉइज अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आज ट्यूबॉक सोच रही है कि आज किंगफिशर कंपनी लॉस में है, चलो मान लिया लॉस में है, लेकिन इसके अंदर इसके असेट्स तो होंगे, इसकी मशीन तो होगी जो मेरे काम आ जाएगी, इसके एम्प्लॉइज तो होंगे जो मेरे काम आ जाएंगे। और ट्यूबॉक कंपनी ने इसको मर्ज कर लिया, इसको अपने अंदर मिला लिया, या इसको परचेज कर लिया, या इसको परचेज कर लिया। तो मुझे बताइए, क्या अब किंगफिशर कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया? हाँ जी सर, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब किंगफिशर कंपनी रही ही नहीं, अब किंगफिशर कंपनी का नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि वो किंगफिशर कंपनी इस ट्यूबॉक कंपनी में मिल गई। उसके असेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉसेस, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, सब कुछ अब ट्यूबॉक कंपनी के हो गए। किंगफिशर कंपनी खत्म हो गई, उसका नामो निशान नहीं है। ये उसका रीस्ट्रक्चर हुआ। पहले किंगफिशर कंपनी की खुद की आइडेंटिटी थी, अब नहीं है, उसके स्ट्रक्चर से रीस्ट्रक्चर क्या हुआ कि वो खत्म हो गई। ट्यूबॉक कंपनी का भी रिस्ट्रक्चर हुआ। ट्यूबॉक कंपनी का क्या रिस्ट्रक्चर हुआ कि अभी तक सिर्फ वो अपने एम्प्लॉइज के साथ काम करती थी, अभी तक सिर्फ वो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज के साथ, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ काम करती थी, अपनी कैपिटल के हिसाब से काम करती थी। लेकिन अब उसमें किंगफिशर कंपनी मर्ज हो गई, किंगफिशर के भी असेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट लॉसेस, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर सब कुछ आ गए, मशीन वशीन सब कुछ आ गई, इसका भी रीस्ट्रक्चर हो गया। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, रीस्ट्रक्चर मतलब एक नया स्ट्रक्चर देना। कैसे हो जाता है? अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया तो रीस्ट्रक्चर, जो मर्ज हुई है वो खत्म हो गई, जिसके अंदर मर्ज हुई है
अब वो इसके असेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉसेस को भी लेकर चलेगा। तो मर्जर से भी रिस्ट्रक्चर हो जाता है, डीमर्जर से भी हो जाता है। मैं समझाऊंगा आगे ब्रीफ में डीमर्जर क्या होता है। डीमर्जर का मतलब होता है कि मर्जर में तो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए किंगफिशर एक कंपनी है, अकेली कंपनी, और उसकी 4 ब्रांचेस हैं। किंगफिशर की 4 ब्रांचेस हैं, 4 सब्सिडरी कंपनी है। मैं बोलूं किंगफिशर ट्यूबॉग में मर्ज हो गई, मतलब चारों की चारों ब्रांच ट्यूबॉग में मर्ज हो गई, मतलब अब किंगफिशर का नामो निशान नहीं है, मतलब किंगफिशर नाम की कोई कंपनी अब इंडिया में नहीं रही। लेकिन वहीं पे मैं बोलूं कि किंगफिशर एक कंपनी है और उसकी 4 सब्सिडरी कंपनी है, उनमें से एक सब्सिडरी ट्यूबॉग में चली गई, तो किंगफिशर के पास में अब उसकी 3 सब्सिडरी बची, क्योंकि एक सब्सिडरी जो है वो ट्यूबॉग के अंदर मर्ज हो गई। इसे डीमर्जर बोलते हैं। जहां पर एक कंपनी की एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज, उसका पार्ट उस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो जाता है, लेकिन वो कंपनी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो कंपनी लगातार चलती रहती है। मर्जर के अंदर तो पूरी कंपनी चली जाती है, डीमर्जर के अंदर उस कंपनी की कोई एक आध ब्रांच चली जाती है, लेकिन वो कंपनी पूरी तरह बंद नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे किंगफिशर कंपनी की 4 सब्सिडरी कंपनी है, उसमें से 3 कंपनियां इसके अंदर मर्ज हो गई, एक आज भी चल रही है। ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर, क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट हो गया सर। नहीं नहीं, आज एक बात बताइए, ट्यूबॉग कंपनी ने जब सोचा कि मैं किंगफिशर को अपने अंदर मर्ज करूं, तो ट्यूबॉग ने हवा में तो नहीं सोचा होगा ना कि किंगफिशर को मैं मर्ज कर लूं। प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया होगा, प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ होगा, उसके बाद में डिसीजन लिया गया है कि किंगफिशर को अपने अंदर मर्ज कर लिया जाए। क्योंकि ट्यूबॉग ने यह देखा होगा कि मेरा प्रेजेंट में अर्निंग पर शेयर क्या है, इसका प्रेजेंट में अर्निंग पर शेयर क्या है, आफ्टर दी मर्जर अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, क्या इसको मर्ज करने से इसकी अभी असेट्स क्या है, इसकी अभी लाइबिलिटीज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंगफिशर को मैं अपने अंदर मर्ज कर लूं, उतनी असेट्स मुझे ना मिले जितनी मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाए, क्योंकि किंगफिशर की असेट्स अगर ट्यूबॉग की हो जाएंगी तो लाइबिलिटीज की भी उसकी हो जाएंगी। अब किंगफिशर की लाइबिलिटी ट्यूबॉग को पे ऑफ करनी है, तो ट्यूबॉग पहले वैल्यूएशन करेगा, पहले ट्यूबॉग वैल्यू निकालेगा, पहले वो चेक करेगा क्या मुझे इसके अंदर मर्ज करना चाहिए, अगर मैं मर्ज कर लूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा, मुझे कितने प्रॉफिट मिलेंगे, मुझे कितने एम्प्लॉइज मिलेंगे, मुझे कितने असेट्स मिल जाएंगे, मेरा अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी मर्जर कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, वो वैल्यूएशन किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर में आगे बताऊंगा डिटेल में, जब मर्जर होता है ना बच्चों, जब मर्जर होता है तो मर्जर में जैसे ये कंपनी मर्ज हो रही है किंगफिशर ट्यूबॉग में, तो ये कौन सी कंपनी है, ट्रांसफरर, क्योंकि ये मर्ज हो रही है। और ये कंपनी कौन सी है, ट्रांसफरी, क्योंकि इसके अंदर मर्जर हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको ट्रांसफरर कंपनी तो खत्म हो जाएगी, किंगफिशर कंपनी तो खत्म हो जाएगी। अब इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अब ट्यूबॉग के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, मतलब ट्यूबॉग कंपनी अपने शेयर्स किंगफिशर के शेयर होल्डर्स को इशू करेगी। क्वेश्चन आता है कितने, तो क्वेश्चन आता है कितने। सपोज कीजिए आज किंगफिशर कंपनी का शेयर 5 रुपए का है और ट्यूबॉग कंपनी का शेयर 10 रुपए का है। सपोज कीजिए मैंने किंगफिशर कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं और मैंने इसके 1000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। अब किंगफिशर कंपनी मर्ज हो रही है ट्यूबॉग में, मतलब मैं अभी तक किंगफिशर का शेयर होल्डर था, मैंने 1000 शेयर होल्ड कर रखे थे ट्यूबॉग के, किंगफिशर के 5 रुपए का एक शेयर। अब मैं ट्यूबॉग का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, मतलब ट्यूबॉग कंपनी मुझे अपने शेयर्स इशू करेगी। मर्जर का पार्ट है, ये लॉ का पार्ट है, कानून बोलता है इस बात को, क्योंकि मैं इसका शेयर होल्डर तभी बनूंगा जब ये अपने शेयर्स मुझे दे। कितने शेयर्स, ऐसा तो नहीं है ना मैं
कि वो कंपनी से बोल दूं कि मैंने यहां पर 1000 शेयर होल्ड करे, तुम भी मुझे 1000 शेयर दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। इसकी शेयर प्राइस 5 रुपए, लेकिन इसकी तो 10 रुपए। तो कायदे से देखा जाए तो मेरे पास में तो 500 शेयर आने चाहिए। ये वैल्यूएशन, ये तो मैंने एग्जांपल समझाया, जरूरी नहीं है 500 स्वैप रेशियो होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि एक कंपनी का जो अभी तक का ढांचा स्ट्रक्चर था वो बदल जाता है। कैसे? वो कंपनी किसी और को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, या वो कंपनी किसी और के असेट्स को, शेयर्स को परचेज कर लेती है, या फिर वो कंपनी अभी तक 4 ब्रांच, 10 ब्रांच, 25 ब्रांच, 100 ब्रांच लेकर चल रही थी, वो डिमर्ज कर देती है, अपनी कुछ ब्रांचेस को अपने से अलग कर देती है, या वो किसी और के साथ में जॉइंट वेंचर करके काम करने लग जाती है। ये है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को पता होगा, पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, अब दोनों ने मिलकर वीआई बना लिया। हो गया स्ट्रक्चर चेंज, हो गया ना स्ट्रक्चर चेंज। हम प्रैक्टिकल, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में, सीएमए की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आपको वैल्यूएशन करके बताना है कि फलानी कंपनी को मर्ज करे कि नहीं करे, फायदा होगा कि नहीं होगा, आफ्टर दी मर्जर प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कहीं लाइबिलिटीज तो ज्यादा नहीं हो जाएंगी, ये बताना है आपको। इसलिए हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे कि दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, बताओ मर्जर के बाद में अर्निंग पर शेयर कितना निकलेगा, डिटेल दी हुई होगी, आपको पूछेगा अर्निंग पर शेयर कितना निकलेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना निकलेगा, स्वैप रेशियो निकालो, पीईए प्राइस टू द अर्निंग रेशियो निकालो, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में। टेक ओवर का होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, तो परचेज कर रही है तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं दिए जाते, मर्जर में तो शेयर्स दिए जा रहे थे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, टेक ओवर में पैसा दिया जाता है, पैसा, क्योंकि उसमें खरीदा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने रुपए दिए जाएं, कितने रुपए दिए जाएं, वैल्यूएशन करना है बच्चों आपको। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि स्टडी नोट 8 आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बोलता है वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन। जब कोई कंपनी, जब दो या उससे ज्यादा कंपनी मर्जर कर रही है, या फिर कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है, परचेज कर रही है, तो उस केस में उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाता है, उसे बोला जाता है वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन। अब देखिए, अगर ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा देता, बट ये चैप्टर तो थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी थ्योरी पढ़ें। तो अब एक बार मैं चैप्टर का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया ऑब्वियसली, बट और दे देता। देखिए, हर कंपनी चाहती है कि वो ज्यादा इकोनॉमिकली काम करे, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करे, वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करे। ये एक कंपनी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसका टारगेट होता है, और इन्हीं टारगेट को, एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए वो कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हेल्प लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए डीएलएफ कंपनी है, डीएलएफ कंपनी के पास में बहुत अच्छी टेक्निक्स है, उसको पता है बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है, उसको पता है बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है, उसको पता है प्रॉपर्टीज कैसे बनाई जाती है, रियल एस्टेट सेक्टर का काम कैसे होता है, उसको टेक्निक आती है। पैसा बहुत ज्यादा नहीं है उसके पास, फंडिंग चाहिए उसको, फंडिंग। इसका मतलब वो ज्यादा इकोनॉमिकली काम करना चाहती है। डीएलएफ छोटे लेवल पे काम कर रही है, उसने गुड़गांव को, छोटे लेवल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत छोटा लेवल है, पर कंपनियों के सेंस में, कंपनियां जो हजार लाखों करोड़ रुपए कमाती है, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूं, उस सेंस में वो छोटा काम कर रही है। उसने गुड़गांव को नो डाउट धोबी बना दिया, गुड़गांव बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसे बाहर भी तो आना चाहिए, उसे मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में, बड़ी बड़ी जगह पर, साउथ साइड में बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। फंडिंग नहीं है ना,
लेकिन वो चाहती तो है ज्यादा इकोनॉमिकली काम करना, ज्यादा एफिशिएंटली काम करना। उसके लिए उसने क्या किया, उसे पता चला रिलायंस जो कंपनी है ना उसके पास में पैसा है और रिलायंस कंपनी फंड लगाने को तैयार है, तो उसने रिलायंस कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर कर लिया। डीएलएफ ने रिलायंस के साथ में जॉइंट वेंचर कर लिया और एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर दी, उसका नाम रखा डीएलएफ रिलायंस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, और साउथ में अब वो बिल्डिंग्स बना रही है। ये मेरी बात समझ में? तो जब बहुत सारी कंपनीज बड़े पैमाने पे काम करना चाहती हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहती हैं, ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करना चाहती हैं, इसलिए वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर देती है, एक दूसरे के साथ मर्जर कर लेती है। बहुत बार इसलिए कर लेती है क्योंकि कोई कंपनी सिक है, बंद होने वाली है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उसको अपने अंदर मर्ज कर लेती है। बहुत बार इसलिए कर लेते हैं कि दोनों कंपनी बढ़िया चल रही है, लेकिन उनको लगता है साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर अच्छे से काम कर पाएंगे, इसलिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब, कंपनी रिस्ट्रक्चर का मतलब एक नया स्ट्रक्चर देना। और क्यों देते हैं हम नया स्ट्रक्चर? इसलिए देते हैं जिससे हम ज्यादा बेहतर लेवल पे काम कर पाए। अब ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मर्जर से भी हो सकती है, डीमर्जर से भी हो सकती है, टेक ओवर या एक्विजिशन से भी हो सकती है। आ रही बात समझ में आता है? अब देखिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं, मैंने रीजंस भी आपको बताए। बहुत बार तो इसलिए करते हैं इकोनॉमिक रीजन, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आपको लगता है दो कंपनियां साथ में मिल जाएंगी। मैं समझाऊंगा आपको एक सिनर्जी टॉपिक। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? एक और एक 11 बोलते हैं ना। आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई ऐसा हो, आपके पिताजी के साथ आपकी बॉन्डिंग है, सिस्टर के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ। हो सकता है आपकी कोई इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि आप बोलते हो जब ये मेरे साथ है ना भाई, तब तो हम एक और एक 11 है, तब तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वो सिनर्जी है। सिनर्जी का मतलब है दो लोगों की साथ में एनर्जी आ गई। ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। दो कंपनियां अच्छी खासी चल रही हैं, दो कंपनियां बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, बढ़िया खेल रही हैं, अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट चल रही हैं, नो डाउट बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है अगर हम दोनों साथ में आ गए तो धूम मचा देंगे। एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं आप। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाहुबली। बाहुबली 2। अभी एक मूवी आई थी RRR। देखिए दोनों मूवीज किसने बनाई? राजा मौली जी ने बनाई। स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफी चाहूंगा। राजा मौली, MOULI या MOLI कुछ ऐसा होगा, है ना। राजा मौली जी ने बनाई। उन्होंने पैसा भी लगाया होगा, मैं सपोज करता हूं उन्होंने लगाया हो, पैसा लगाया। लेकिन बाहुबली 2 भी उन्हें बड़े स्केल पर बनानी थी, उसमें भी 300-400 करोड़ रुपए समथिंग खर्च कर दिए थे शायद। RRR में तो कर ही दिए थे उन्होंने 500 करोड़ के करीब खर्च। अब आदमी ये सोचता है कि यार मुझे बाहुबली 2 या RRR ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पे बनाना है, बनाना बड़े लेवल पे, ज्यादा इकोनॉमिकली काम करना है मेरे को, लेकिन मैं अकेला कैसे करूं? तो उसने करण जौहर की जो कंपनी है, मैं नाम भूल गया हूं करण जौहर की कंपनी का, नाम याद नहीं आ रहा है उसकी प्रोडक्शन कंपनी का मुझे। धर्मा 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 प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शंस। देखिए धर्मा प्रोडक्शन के अंदर, धर्मा प्रोडक्शन ने बाहुबली 2 में भी पैसा लगाया, RRR में भी पैसा लगाया, मतलब राजामौली और करण जौहर दोनों ने मिलकर इस मूवी को बनाया है। देखा जाए तो प्रोडक्शन के तौर पर डायरेक्टर राजामौली है। दोनों कंपनियां अच्छी चल रही हैं, राजामौली की कंपनी भी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है लॉस में जा रही है। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन भी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है लॉस में जा रही है। पर दोनों को लगा कि अगर हम साथ में मिल जाए तो एक और एक ज्ञाना सिनर्जी आ जाएगी, फिर हम बाहुबली 2 प्रोजेक्ट को, RRR प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर बनाएंगे, मजा ही आ जाएगा। इकोनॉमिक रीजंस के लिए भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करी जाती है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर करके फिल्म बना। बहुत बार इसलिए बनाई जाती है, कोई कंपनी लॉस मेकिंग है वो बंद ना हो जाए, उसे रिवाइव करने के लिए बनाई जाती है। बहुत बार आप एक्वायर कर लेते हो। एग्जांपल में बताता हूं आपको। सपोज करिए एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, कोई भी कंपनी ले लीजिए, XYZ कंपनी, XYZ कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जी, अट्रैक्टिव कंपनी है, अट्रैक्टिव बोलते हैं लॉ की भाषा में इसको, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बेस्ट चल रही है जी। एक दूसरी कंपनी रिलायंस,
उसको लगा यार ये XYZ लिमिटेड बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ये बहुत बेस्ट कंपनी है। रिलायंस को लगा मुझे इसे परचेज कर लेना चाहिए, मुझे इसके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैं भी आ जाऊं, जब इस कंपनी के डिसीजन लिए जाएं तब मैं भी उन डिसीजन का पार्ट हूं, मुझसे भी पूछा जाए, मैं भी डिसाइड करूं इस कंपनी में क्या होगा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जो कंपनीज अच्छी चलती है ना, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल चलती है, उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि कोई बड़ी कंपनी आके मेरा टेक ओवर ना कर ले, मेरी अंदर कंट्रोल ना ले ले अपना। तो रिलायंस कंपनी को ऐसा लगा XYZ लिमिटेड तो बहुत बढ़िया कंपनी है, अट्रैक्टिव कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मुझे इसका टेक ओवर कर लेना चाहिए, मुझे इसका टेक ओवर कर लेना चाहिए। आइए मेरी बात समझ में। तो रिलायंस कंपनी ने XYZ का टेक ओवर कर लिया। क्वेश्चन तो इसलिए तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर हो गया, XYZ के अब शेयर्स रिलायंस के पास में चले गए, रिलायंस इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गया, रिलायंस का इसके ऊपर कंट्रोल आ गया, अब रिलायंस इसके डिसीजन ले रहा है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर चेंज हुआ दोनों का। क्वेश्चन आता है कि सर जब ये अपने शेयर्स बेचना ही नहीं चाहती तो रिलायंस खरीद कैसे लेगा? अरे इसके शेयर्स किसके पास में है? पब्लिक। इसको इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए कितने शेयर्स खरीदने? 25 और मोर, 25% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए तो इसका इसके ऊपर टेक ओवर हो जाएगा, ये भी इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आ जाएगी। मैं ये नहीं बोला हूं रिलायंस इसकी मालिक बन जाएगी, डिसीजन मेकिंग में आ जाएगी, इसके भी डिसीजन भी इसके भी डिसीजंस चलेंगे। अब XYZ लिमिटेड के शेयर्स पब्लिक ने 100 रुपए पे खरीदे थे, रिलायंस बोले मैं 150 पे खरीद लूंगा तुमसे, पब्लिक बोलेगी मैं बेचूंगा, एक शेयर पे 50 रुपए का प्रॉफिट, मेरे पास में 1000 शेयर है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट, मैं बेचूंगा, टेक ओवर भी हो जाता है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी हो सकती है, सिक कंपनी को रिवाइव करने के लिए भी हो सकती है, किसी का टेक ओवर कंट्रोल लाने के लिए भी हो सकती है, या किसी और पर्पस की वजह से भी हो सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया आपकी बात को यहां तक, ठीक है आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो आपको बताया उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पर चैप्टर पढ़ा रहा हूं CMA फाइनल का बिजनेस वैल्यूएशन का, पेपर नंबर 20 के बिजनेस वैल्यूएशन का लास्ट चैप्टर स्टडी नोट 8। उसमें बच्चों मैंने आपको बताया वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन, उसमें मैंने आपको बताया कि किंगफिशर सॉरी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में क्या है मर्जर या टेक ओवर का मतलब होता है, मर्जर का मतलब है जब कंपनी मर्ज हो जाती है, और मैं डिटेल में समझाऊंगा मर्जर अमलगमेशन। टेक ओवर का मतलब है एक कंपनी दूसरे को परचेज कर लेती है। बोलने की बात है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी मर्जर होता है या टेक ओवर होता है तो पहले वैल्यूएशन किया जाता है, क्या मुझे सामने वाली कंपनी को मर्ज करना चाहिए या सामने वाली कंपनी का टेक ओवर करना चाहिए, क्या मर्जर या टेक ओवर से मुझे फायदा हो रहा है, क्या मुझे उससे कुछ प्रॉफिट होगा, कहीं फालतू में तो मैं मर्जर नहीं कर लूं, मर्जर के बाद में मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, उस कंपनी की अभी कैपिटल कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितना है, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, टोटल असेट्स कितने, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, मेरा अर्निंग पर शेयर आफ्टर दी मर्जर कितना हो जाएगा, अभी कितना है। टेक ओवर में देखना पड़ता है मैं कितने रुपए मैं एक शेयर उसको दूं, मतलब कितने रुपए पे आउट करूं, इन चीजों का वैल्यूएशन किया जाता है, उसके बाद में ये मर्जर या टेक ओवर किए जाते हैं बच्चों, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। और देखो यही बात यहां पर लिखी हुई है, ये सेम चीज बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? क्या है बिजनेस स्ट्रेटेजी? अरे सर एक डॉक्यूमेंट है ये, उसके अंदर हमने स्ट्रेटेजीज बनाई है, उसके अंदर हमने प्लानिंग करी है, उसके अंदर हमने हमारे रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। हर कंपनी अपने अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। जैसे मैं अपना बताता हूं, जब आज से 9 साल पहले, आज से 9 साल पहले जब मैंने ये मोहित बंसल क्लासेस स्टार्ट किया था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं जल्दी जल्दी कोर्स करवा दूं बच्चों का। अगर मैं जल्दी जल्दी कोर्स कराऊंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कोर्स करवाऊंगा, मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। इवन जब ये रिकॉर्डिंग क्लासेस कोरोना से पहले, जब ये रिकॉर्डिंग क्लासेस हमने बेचना स्टार्ट किया था, रिकॉर्डिंग क्लासेस लाइव एट होम, घर पे बैठ के हमसे ऑनलाइन पढ़ो,
तो हमारा एक ही उद्देश्य था, हमारा एक ही एम था। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे से कम स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, पर जो पढ़ाओ वो बेस्ट पढ़ाओ। चाहे से रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ा टाइम से करनी पड़े, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, रात को दिन को ज्यादा टाइम लगाना पड़े, लेकिन नोट्स अच्छे होने चाहिए। नोट्स में प्रॉपर एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इसमें बनाने में टाइम लगता है, इनको एग्जाम्पल्स होने चाहिए प्रॉपर, जिससे बच्चा घर पे बैठ के एग्जाम्पल से पढ़ रहा है, समझ में आ जाए उसको। अरे मेरी बात समझ में। उसके अलावा इंटेंशन हमेशा ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व कराते रहो, जो कि मैं करवाऊंगा आपको हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में करवाता हूँ। आपने मेरे से जिस भी सब्जेक्ट की क्लास ली हुई है, मैंने आपको हमेशा जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए वो हाथ के हाथ में सॉल्व करवा देता हूँ। उससे प्रॉफिट क्या होता है, ये मेरी कंपनी की एक स्ट्रेटेजी है कि मुझे पता है कि अगर मैं क्वालिटी दूंगा, मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा, और मैं इस इंटेंशन से पढ़ाऊंगा कि बच्चे को नॉलेज भी आए प्लस वो एग्जाम में मार्क्स भी लाए। दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाए, वो तो जरूरी है ही खैर, पर नॉलेज भी हो। जब वो कंपनी में जाए तो उसको क्लिक करे चीजें कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था यार, ऐसा होता है रियल लाइफ। उसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। हम ऐसा नहीं है कि जल्दी से क्लासेस बस बनाई और बेच दी, प्रॉपर बनाते हैं, उसका दोबारा से चेकिंग करी जाती है, सही से बनी है कि नहीं बनी है, देन उसके बाद आगे। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। बिजनेस स्ट्रेटेजी एक डॉक्यूमेंट, एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर कंपनी ने अपने रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन लिखे, जो सबको फॉलो करने पड़ते। उससे फायदा होता है, उससे फायदा होता है लॉन्ग टर्म में चलाने में। आपको सिक कंपनी नहीं बनते, आप प्रॉफिट में रहते हो, क्वालिटी देते हो। यही बात यहां पर लिखी हुई है। और ये कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, आप कैसे अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाओगे, मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने जब देखा कि ऑनलाइन, मैंने देखा कि इवन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सीएमए फाइनल के लिए बता रहा हूं, मैंने देखा सीएमए फाइनल में लॉ जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 13, उसको टीचर्स बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ये मैंने एक्चुअली में पहले मैंने देखा, मैंने कहा हो क्या रहा है, पहले मैं तो देखूं, मैं खुद अपनी क्लासेस बेचूंगा। उससे पहले हम लाइव पढ़ाते थे, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर एकदम से ऑनलाइन का जमाना आया, तो मैंने देखा क्या करना चाहिए नया और बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल। तो मैंने एनालिसिस किया। मैंने एनालिसिस में ये पाया कि सभी टीचर्स जो है, वो कहीं के भी है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, वो शायद मेरे से नहीं जानते हो, वो लोग बस थ्योरी को पढ़ा रहे हैं, थ्योरी को इंग्लिश को हिंदी करके बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जो भी चीज थ्योरी का बताऊंगा, ये देखो मैं हर चीज का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा के बताऊंगा बच्चे को, हर चीज का एग्जाम्पल दूंगा, हर एक पैराग्राफ का एग्जाम्पल दूंगा, जिससे बच्चे को ये याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको समझ में आएगा। मैंने देखा स्टूडेंट भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो टीचर थ्योरी की इंग्लिश की हिंदी कर रहा है, स्टूडेंट भी खुश है, स्टूडेंट भी बोल रहा है ठीक है जल्दी जल्दी कोर्स हो रहा है। लेकिन फिर मैंने अपना खुद के लिए मैंने ये डिसाइड किया, एनालिसिस, सबका एनालिसिस करके, कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं थ्योरी को भी प्रैक्टिकल से पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल की तरह पढ़ाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक का साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ही होता है कि मुझे फायदा हुआ उससे। जब मैंने अपनी क्लासेस को YouTube पे प्रमोट करना स्टार्ट किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया, मेरे जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं पर्सनली, जब उनको मेरी क्लासेस मिली, तब उन्होंने देखा कि यार ये है हमारे लिए प्रॉफिटेबल। जब हमारी कोचिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जब हम घर पे बैठ के क्लासेस से रिवीजन करेंगे, तब यही तो हमें सपोर्ट करने वाला है, ये हमें एग्जाम टाइम पे बताने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है इस क्लासेस के अंदर। तब मेरी क्लासेस आप लोगों के पसंद आई, आप लोगों को प्यार दिया और धड़ाधड़ क्लासेस बिकना स्टार्ट हुआ। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी, मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया अपने दिमाग, मैंने अपने लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग बनाई, जो मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी। मुझे मेरी कंपनी को लंबे टाइम तक चलाना था, तो मैंने उसमें 3 स्टेप को देखा। सबसे पहले मैंने एनालिसिस किया कि मुझे करना क्या है, तो मुझे लगा, मैं समझ में आया कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, हर चीज का एग्जाम्पल देना है, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना है, बच्चों को रटाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कराने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने हैं। फिर मैंने चीजों को
इंटीग्रेट करा साथ में। मैंने देखा कि चलो लॉ में पढ़ा लूंगा, बिजनेस वैल्यूएशन एसपीएम पढ़ा दूंगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ा दूंगा, लेकिन सीएफआर मैं नहीं पढ़ा सकता, वो तो कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तो मैंने उनको इंटीग्रेट करा। मतलब जब मैं किसी कंपनी के साथ, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज होने वाली है, तो वो इंटीग्रेट, वो देख रही है मैं किसके साथ मर्ज हूं। ऐसा तो नहीं है ना आज कोई कंपनी मर्ज होना चाहती है और वो बस ऐसे मार्केट में खड़ी हो जाएगी कि मैं किसी के साथ भी मर्ज होना तैयार हूं, ऐसा थोड़ी है। वो पहले इंटीग्रेट करेगी, एनालिसिस करेगी कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके साथ में मर्ज हो सकते हैं। सपोज करो उसने 6 कंपनियां ढूंढ के निकाली, उसमें से वो इंटीग्रेट करेगी कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है और फिर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा उसको। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आती है, कि सर ये जो आप हमें इतना बता रहे हो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये कितने टाइप की है? देखो ये अलग अलग टाइप की है। एक एक्सपांशन भी है, मैं समझाऊंगा कैसे। एक कॉन्ट्रैक्शन है और एक कॉर्पोरेट कंट्रोल है। इसको छोड़ो, इन दोनों को देखो क्या होता है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है उसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक्सपांशन का मतलब है कि कंपनी बंद नहीं हुई, कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, बढ़ गया। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम हो गया। जैसे मैं आपको अब समझाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे अमलगमेशन। लेकिन बच्चों अमलगमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे हैं। मैं अब आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, भारत के अंदर मर्जर और अमलगमेशन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, इंडिया के अंदर मर्जर और अमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या सर कहीं बाहर है डिफरेंस? हाँ जी बाहर है। इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में है डिफरेंस, लेकिन इंडिया के अंदर मर्जर अमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे मैं समझा देता हूं अमलगमेशन क्या होता है। अमलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनियां थी, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करी और एक नई कंपनी खोल के साथ में काम करने लगे। मर्जर में क्या होता है, दो कंपनियां हैं, उनमें से एक इसके अंदर मर्ज हो गई तो एग्जिस्टेंस एक की ही खत्म हुई, दूसरी अभी भी चल रही है। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये कंपनी है, देखिए जैसे ये कंपनी है, एक है वोडाफोन और एक है आइडिया। इन दोनों ने अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी और एक नई कंपनी बना ली वोडाफोन आइडिया। ये अमलगमेशन है। और एक कंपनी है हैमर, ये वो बनाती है ऑडियो वाले जो आते हैं आपके ईयरफोन्स एंड ऑल दैट, स्पीकर। और एक और कंपनी है बोट, ये भी यही बनाती है। ये छोटी है ये बड़ी है, ये इसके अंदर मर्ज हो गई तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, ये आज भी चल रही। दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई है। उस वाले में क्या हुआ था, दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म हुई और एक नई कंपनी बन गई, इसे अमलगमेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक की एग्जिस्टेंस खत्म हुई और वो दूसरी में चली गई, दूसरी वाली आज भी चल रही है। इसको एक्चुअली में मर्जर बोलते हैं विदेश में। इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया में इसको तो मर्जर अमलगमेशन ही बोलते हैं। लेकिन जो मैंने अभी बताया जिसमें एक कंपनी दूसरी में चली गई, स्मॉल कंपनी लार्ज में चली गई, एक ही कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हुई, दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉरेन में चले जाओगे इंडिया से बाहर तो इसको अमलगमेशन बोलते हैं, इसको मर्जर बोलते हैं। इंडिया के अंदर इसको अमलगमेशन मर्जर दोनों में से कुछ भी बोल दो, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, अगर शॉर्ट नोट आया लिखने को मैं लिख दूंगा सर, आपने बढ़िया समझा दिया। अमलगमेशन का मतलब है दो कंपनियां थी, एग्जिस्टेंस खत्म करी, दोनों बंद हो गई, दोनों का नामो निशान खत्म हो गया, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी खोल दी, दैट इज अमलगमेशन। बट एब्जॉर्प्शन की अगर देखें तो एक स्मॉल कंपनी थी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हुई है, सिर्फ एक कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हुई है और कोई नई कंपनी बनी नहीं है, बस एक कंपनी एब्जॉर्ब हो गई, दूसरी कंपनी जो है वो पहले जैसी चल रही है, उसमें बस इस कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज आ गए, लेकिन कोई नई कंपनी बनी नहीं है जैसा इसमें बना। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, आगे चलो। नेक्स्ट आ जाता है
तो अभी तक मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, अभी तक मैं जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसके अंदर एक्सपांशन वाली साइड सिखा रहा हूं बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट। हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, मैं सच बताऊं, पर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमलगमेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एब्जॉर्प्शन। वो मैंने दोनों समझा दिए हैं आपको, आप दोनों लिखी आइए, मतलब जो भी आए वो लिखी आइए। नेक्स्ट आता है टेंडर ऑफर, बड़े ध्यान से समझिएगा। रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस को लगा एयरटेल यार बहुत प्रॉफिट वाली कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मस्त कंपनी है, अगर मैं इसके डिसीजन मेकिंग में आ जाऊं, अगर मैं इसका कंट्रोल ले लूं, मतलब मैं इसका टेक ओवर कर लूं, मतलब मैं इसको एक्वायर कर लूं। बच्चों मैं आपको बता दूं एक चीज, जब एक्वायर करते हैं ना तो उसका मतलब ये नहीं होता इसका सब कुछ इसका हो गया, ऐसा नहीं होता, वरना वो तो मर्जर ही हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल ले लेती है, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं लेती, थोड़ा सा कंट्रोल ले लेती है। मतलब इस कंपनी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब उसमें ये कंपनी भी आ गई, इस कंपनी की भी चलने लगेगी। अगर ये कंपनी इस कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो ये इसका टेक ओवर कर लेगी, इसका इस पे कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं आ जाएगा, ये इसके डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेगी। अब रिलायंस को एक दिन लगा एयरटेल कंपनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी और मुझे इसका मर्जर करना चाहिए, मुझे इसको परचेज कर लेना चाहिए, तो ये टारगेट कंपनी बन गई और ये बन गया एक्वायरर। ये कौन बन गया, एक्वायरर। तो एक्विजिशन पर्पस के लिए अब रिलायंस को एयरटेल के शेयर्स चाहिए। अगर रिलायंस के पास एयरटेल के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स आ जाएं तो इसका इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, इसका इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अरे मेरी बात यहां तक समझ में। और अगर 25% शेयर्स खरीदने तो इसके शेयर्स किसके पास में है, पब्लिक के पास, तो ये किसको ऑफर देगा, पब्लिक को ऑफर देगा। सपोज करो पब्लिक ने एयरटेल के शेयर 100 रुपए में खरीदे थे, तो ये ऑफर देगा कि मैं आपसे 150 रुपए में खरीद लूंगा एक शेयर पे 50 रुपए का प्रॉफिट पब्लिक बेच देगी। पब्लिक को पता कैसे लगेगा कि रिलायंस हमसे एयरटेल के एक शेयर को 150 रुपए पे खरीदने को तैयार है, रिलायंस टेंडर लाएगा। सर इसको और सिंपल भाषा में बोलो, एडवर्टाइजमेंट लाएगा, मार्केटिंग करेगा। सर कहां पे करेगा, न्यूज़पेपर में करेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे भी कर सकता है और अपनी वेबसाइट पे कर देगा। दैट इज टेंडर ऑफर, दैट इज टेंडर ऑफर। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको इसका कंट्रोल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, कल को ये बड़ी बन जाएगी, तो ये चाहता है जब ये बड़ी बने तब मेरा भी इसके ऊपर अधिकार। अरे मेरी बात यहां तक समझ में आपको बच्चों, ये टेंडर ऑफर, ये भी किस चीज के लिए है, ये भी आप देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। ये एक्सपांशन के अंदर 3 पढ़ लिए हमने अभी तक एक्सपांशन में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो एक्सपांशन है उसके अंदर क्या क्या है, अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, टेंडर ऑफर है। एक आ जाता है असेट एक्विजिशन। असेट एक्विजिशन जो है उसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। असेट एक्विजिशन का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी के असेट्स को खरीदती, एक कंपनी दूसरे के असेट्स को खरीदती। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले आपने देखा होगा एक कंपनी थी जिसका नाम था लैक्मे। एक कंपनी थी जिसका नाम था लैक्मे। लैक्मे के बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते थे, अब भी आते हैं। बीच में बहुत फेमस हो गई थी लैक्मे, ये अपने मॉडलिंग के शोज भी कराने लग गई थी, अब भी कराती होगी। तो हमारी जो एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, उसने क्या किया, उसने लैक्मे के जो मेन प्रोडक्ट्स थे, मतलब लैक्मे की असेट, असेट क्या होता है, जो आपकी वैल्यू बढ़ाता है, तो लैक्मे के जो मेन प्रोडक्ट्स थे, जो मेन असेट्स थे, उनको इसने खरीद लिया, मतलब उनका कंट्रोल ले लिया। मतलब आज लैक्मे के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम लिखा हुआ आता है।
माना जाता है ये इसके प्रोडक्ट्स में। असेट एक्विजिशन, आप सिर्फ असेट का एक्विजिशन कर रहे हो, सिर्फ असेट का एक्विजिशन, सिर्फ असेट का, लाइबिलिटीज का नहीं कर रहे हो, सिर्फ असेट का एक्विजिशन। आ रही है मेरी बात समझ में? नेक्स्ट, जैसे मैं आपको इसका और एग्जांपल देता हूं। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, ये कोई 12-13 साल हो गए इस बात को। हम जयपुर में पढ़ाते थे, तो जैसे मान लो हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे 7 फैकल्टीज थी, बड़ी बड़ी फैकल्टी थी, जयपुर की नामी फैकल्टीज थी। और एक दूसरा इंस्टीट्यूट था जो साइंस का था, एक्चुअली में बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट था, पैसे वाला। वो कॉमर्स स्ट्रीम में आए थे नए नए, तो उन्होंने यहाँ से हमको ऑफर दिया कि आप हमारे पास में आ जाइए और हमारे अंडर में पढ़ा लीजिए, मतलब हमारी तो कंपनी है, अब हमारे यहाँ पर एज ए जॉब कर लीजिए, पढ़ाइए जाइए, सब टेंशन हमारी, और आपकी मोटी सैलरी देंगे। हमने मना करा, लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया ऑफर दिया ना पैसे का, कि हमने सोचा यार कर लेते, इतना लंबा पैसा मिल रहा है। बहुत पुरानी बात है ये। तो हमने बोला कैसे होगा, कैसे करना है ये सब? तो उन्होंने बोला कि आपके टोटल फैकल्टीज कितनी है? हमने बोला 7 फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रही है। बोले सर इन 7 में से आप उसको ले आइए जिसके नाम से बच्चा आता है, जो आपकी असेट है, जिसके ना होने से मामला खराब हो जाएगा, अब उसको लेकर, और जिसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको छोड़ दो, हमें सिर्फ असेट चाहिए। इन्होंने बोला हमें सिर्फ असेट चाहिए। हमने बोला यार ऐसे कैसे होगा, हमारी तो 7 फैकल्टीज हैं, वो बेचारी 3 फैकल्टीज हैं जिनका नाम चलता है, हम 3 थे लोग, हमें कहा हमारा नाम चलता है, बाकी के लोग अभी उनका इतना नाम नहीं चलता है। बोले उनको हम कुछ पैसा ऐसा देके कहीं पे छोटी मोटी जॉब करवा देंगे, या हमारे अंडर में कर लेंगे, थोड़ा कम दे देंगे पैसा, बट जो आप हमारी मेन असेट है हमें तो वो चाहिए, असेट एक्विजिशन। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं तो एक होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मैंने अभी अभी समझाया आपको, एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं काम किया करता था काफी साल पहले एक कंपनी में, उसका नाम है ल्यूमैक्स कंपनी, न्यू दिल्ली के अंदर है ये कंपनी। ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां होती है ना, उनके हेडलाइट, टेल लैंप्स, ये सब बनाती है। और एक जापान की कंपनी है जिसका नाम है स्टैनले, बहुत फेमस कंपनी है स्टैनले इलेक्ट्रिक, ऐसे करके कुछ नाम। अब ल्यूमैक्स के पास में खुद की टेक्निक नहीं थी बनाने की। ये क्या करती थी, यहाँ से मंगवाती थी और यहाँ पर बेचती थी, बीच में कमीशन खाती थी। फिर इसने सोचा क्यों ना मैं इंडिया के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाऊं। तो इसने इस स्टैनले के साथ में एक जॉइंट वेंचर कर लिया और इन्होंने एक नई कंपनी खोली इंडिया में, जिसका नाम रखा गया स्टैनले ल्यूमैक्स इलेक्ट्रिक फलाना ढीकना लिमिटेड। दैट इज जॉइंट वेंचर। अब स्टूडेंट बोलता है सर यही तो आपने मर्जर में पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था, पर कुछ कंडीशंस है बच्चों। अगर आपने वो कंडीशन पूरी कर दी तो वो मर्जर कहलाएगा, अगर आपने वो कंडीशन पूरी नहीं करी तो वो जॉइंट वेंचर कहलाएगा। सर क्या कंडीशन है, वो मैं थोड़ी बहुत बता दूंगा, आपके काम की चीज नहीं है। जब आप अगर आईसीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करोगे, सीएमए होकर सीएस करोगे तो पढ़ाने की जरूरत। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि आपका जो चैप्टर है उसका नाम है वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन, स्टडी नोट 8, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20, बिजनेस वैल्यूएशन का लास्ट चैप्टर। इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से। ज्यादा प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन आती है। मर्जर एक्विजिशन ये क्या है? ये एक्चुअली में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? कंपनी का अभी जो स्ट्रक्चर है उसको नया स्ट्रक्चर दे देना। कैसे दे देते? मर्जर कर लो। अगर आपने मर्जर कर लिया तो एक कंपनी खत्म हो जाएगी और उसका सब कुछ दूसरी में आ जाएगा, तो वो वाली कंपनी लगातार अब चलेगी, तो उसका नया स्ट्रक्चर बन गया ना। अभी तक वो अकेली चल रही थी, अब उसका दूसरे लोगों, दूसरी कंपनी के असेट्स लायबिलिटी सब आ गए, अब उनको लेकर चले। डीमर्जर कर दो। एक कंपनी है उसकी 4 ब्रांच है, उसने एक ब्रांच अपनी खत्म कर दी, किसी और के साथ मर्ज कर दी या बंद कर दी, अब वो सिर्फ 3 के साथ में चल रही है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक कंपनी है, अभी तक उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका डिसीजन लेते हैं, दूसरी कंपनी ने उसको परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया, 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। अब इस कंपनी के अंदर
जो इसका स्ट्रक्चर क्या था, अभी तक इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते थे, लेकिन अब ये कंपनी भी डिसीजन लेगी इसके लिए। क्यों डिसीजन लेगी? क्योंकि इसने इसको टेक ओवर कर लिया। सर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? आपने समझाया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट, समझिए क्यों पढ़ रहे हो। क्योंकि आपको प्रैक्टिकली निकाल के बताना पड़ेगा कि मर्जर से पहले कंपनियों का ईपीएस क्या था, मर्जर के बाद क्या होगा, एमपीएस क्या था, मर्जर के बाद क्या होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या था, मर्जर के बाद क्या होगा, स्वैप रेशियो कितना होना चाहिए। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को मर्ज कर रही है तो उस दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को कितने शेयर्स देगी या कितने पैसे देगी, ये सब आपको वैल्यूएशन करके निकालना होगा। करवाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट्स अगर हम डिवाइड करें तो एक होता है एक्सपांशन, मतलब उसमें बढ़ावा होता है, जैसे अमलगमेशन, दो कंपनियां खत्म हुई तो एक नई कंपनी बनके तैयार हो गई। एब्जॉर्प्शन, दो कंपनियां थी एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, मतलब एक की ही एग्जिस्टेंस खत्म हुई। देन उसके बाद में बताया टेंडर ऑफर, एक कंपनी दूसरे को परचेज कर रही है, परचेज करने के लिए उस कंपनी को इसके शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, शेयर्स परचेज करने के लिए पब्लिक में ऑफर लाना पड़ेगा। देन उसके बाद में बताया असेट एक्विजिशन, एक कंपनी दूसरे के सिर्फ असेट को एक्वायर कर रही है। देन उसके बताया जॉइंट वेंचर, दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी खोल ली और उसमें अब वो साथ में काम कर रहे हैं। पहले वाली चल रही है, पहले वाली चल रही है, नई खुल गई है। अमलगमेशन और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस है। देखो अमलगमेशन में मैंने आपको क्या बोला था, अमलगमेशन में मैंने आपको बोला था कि दोनों कंपनियां बंद हो गई और एक नई खुल गई। जॉइंट वेंचर में बोल रहा हूं आज ये भी चल रही है ये भी चल रही है, बस इन्होंने एक नई और खोल दिया, उसमें मिलके काम कर रहे हैं, दोनों बंद नहीं हुई है। अमलगमेशन में बंद हो गई। हमने एक्सपेंशन पढ़ लिया बच्चों, अब आगे चलते हैं और आगे आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट बोलता है सर आएगा ना एग्जाम में, आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं इतनी थ्योरी, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपकी। प्रैक्टिकल्स तो हम करेंगे, थ्योरी भी देखनी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, बड़ा ही इजी है, समझिएगा। एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले मैं डीमर्जर दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में डीमर्जर का बहुत सारा पार्ट आने वाला है। डीमर्जर मैंने आपको क्या बताया, डीमर्जर मतलब वन और मोर branches of a company are merging into other or winding up, but company remains in existence. सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एबीसी की 4 ब्रांचेस हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं वो चारों की चारों ब्रांचेस XYZ के अंदर जा रही हैं, आप क्या बोलोगे उसे, मर्जर। मैं आपसे बोल रहा हूं उस एबीसी की एक या 2 या 3 ब्रांचेस XYZ के अंदर जा रही है, लेकिन एक आध बची हुई है, सभी नहीं जा रही है, आप क्या बोलोगे उसे, डीमर्जर। डीमर्जर के अंदर कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती, कंपनी लगातार चलती रहती। डीमर्जर के अंदर एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया मैं आपकी बात, डीमर्जर के अंदर कंपनी चलती है। चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्पिन ऑफ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं बोल सुना भी देता हूँ। मैंने आपको बोला ल्यूमेक्स कंपनी के बारे में कि मैं इसमें जॉब करता था। ल्यूमेक्स कंपनी बहुत सारे काम करती थी। एक काम, मेन काम तो मैंने आपको बताया कि जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है और पीछे की टेल लैम्प्स जो होती है उनको बनाने का काम करती थी। उनके अलावा ये टूर एंड ट्रेवल्स का काम भी करती थी, और टिकट विकेट बुक करने का, जैसे आपका ये GoIbibo और यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, ऐसा करती थी। और भी बहुत सारे काम करती, बहुत सारे 6-7 काम थे इसके।
किस नाम पे करती थी? अपने नाम पे, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस नाम से सब काम करती थी। अब बताए जो इन्वेस्टर था ना, वो ऐसा सोचता था कि यार ये कंपनी एक काम करती है, हेडलाइट बनाती है, ठीक है, टेल लैंप्स बनाती है, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल भी कराती है, यही करा देती है, यही और भी इलेक्ट्रिक का काम भी कर रही है, पानी का काम भी कर रही है, फलाना ढीकना काम भी कर रही है, अकेली एक कंपनी 10-10 काम कर रही है, कमाल है जी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते थे, डर जाता है ना आदमी, आदमी डर जाता है। आज अगर सपोज कीजिए एक टीचर आपको सभी सब्जेक्ट, एक टीचर आपको 2-3-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मानते हैं चलो होता है इतना टैलेंट, लेकिन एक टीचर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट घबरा जाता है, यार मैं पढ़ूं इससे कि नहीं, सभी पढ़ लूं क्या, मतलब सभी में बेस्ट होगा क्या, ये डर जाता है आदमी। तो ऐसा हो रहा था ल्यूमैक्स के साथ। तो ल्यूमैक्स ने दिमाग लगाया और ल्यूमैक्स ने क्या किया, ल्यूमैक्स ने एक अपनी सब्सिडरी खोल दी। मतलब अपने जो अभी तक वो सब काम खुद कर रही थी, अब उसने अपने टूर एंड ट्रेवल वाले काम के लिए अपनी सब्सिडरी खोल दी, जो 100% उसके कंट्रोल में थी। मतलब बात तो वही हुई, पहले टूर एंड ट्रेवल का काम खुद ल्यूमैक्स कर रहा था, अब उसने अपनी एक सब्सिडरी खोल दी, उसके नाम पे काम कर रहा है, लेकिन वो सब्सिडरी 100% उसी की है, सिर्फ उसी की शेयर होल्डिंग है, सिर्फ उसी की डिसीजन मेकिंग चलेगी उस सब्सिडरी में। उसने स्पिन ऑफ कर दिया। ये डीमर्जर तो हुआ, डीमर्जर तो हुआ, क्योंकि उसके अंदर से एक पार्ट गया है, उसके टूर एंड ट्रेवल वाले असेट्स तो उससे अलग हो गए, उसकी टूर एंड, जैसे सपोज कीजिए आज मेन ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज की कैपिटल थी 100 करोड़, लेकिन उसमें से 25 करोड़ टूर एंड ट्रेवल वाले का पार्ट था, लेकिन वो अभी तक इसी के अंडर में काम कर रहा था, तो टोटल 100 करोड़ बोला जाता था। अब ये अलग हो गए ना, जैसे एक फैमिली है, सपोज कीजिए एक फैमिली है कोई, जैसे जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक फैमिली है, मान के चलिए देओल फैमिली है, उसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल सब साथ में है, तो उनकी टोटल अर्निंग है मान लो 1000 करोड़ रुपए अभी तक की, लेकिन बॉबी देओल को अब अलग कर दिया जाता है, भले ही से वो इनके कंट्रोल में है, लेकिन अलग कर दिया जाता है, और वो अपना हिस्सा लेकर चला गया 250 करोड़ रुपए। तो रिस्ट्रक्चर तो हुआ ना, डीमर्जर तो हुआ ना, आपका एक पार्ट आपसे अलग तो हुआ ना, चाहे से वो आपके कंट्रोल में है, आज भी अलग तो हुआ ना एक बार के लिए। ऐसा ल्यूमैक्स ने किया, क्योंकि ल्यूमैक्स बहुत सारे काम कर रही थी, तो इन्वेस्टर को ऐसा लगता था कि यार मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये कंपनी एक ही नाम से काम कर रही है, तो लोगों को चकमा देने के लिए कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में भी रहे, क्यों ना मैं एक सब्सिडरी खोल लूं और उस सब्सिडरी के नाम पे टूर एंड ट्रेवल वाला काम करने लग जाऊं, जिससे लोगों को लगेगा ये सब्सिडरी कंपनी तो सिर्फ टूर एंड ट्रेवल का काम करती है, इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी पे ध्यान देती है, अच्छा काम कर रही होगी। ये स्पिन ऑफ होता है, ये स्पिन ऑफ होता है। अरे मेरी बात समझ में, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन सोचिए, लेकिन बच्चों सोचिए, अगर ल्यूमैक्स ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई टूर एंड ट्रेवल के लिए, और पहला क्वेश्चन उसमें 100% अपनी ओनरशिप रखी, मतलब ये सब्सिडरी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, उसे हम स्पिन ऑफ बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन 100% नहीं रखी, 51% या उससे ज्यादा रखी, लेकिन 100% नहीं रखी, कुछ शेयर्स पब्लिक को भी दे दिए, हम उसे इक्विटी कार्व आउट बोलते हैं। इतना सा डिफरेंस है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको स्पिन ऑफ भी समझ में आ जाना चाहिए और इक्विटी कार्व आउट भी समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो अब आप लिख सकते, एक कंपनी अपने से ही कुछ असेट्स को, कुछ पार्ट को अलग कर रही है और सब्सिडरी कंपनी बना रही है, उसके नाम पे कर रही है अपने कुछ असेट्स को, कुछ पार्ट्स को। अगर वो सब्सिडरी उसके 100% कंट्रोल में है, दैट इज स्पिन ऑफ। बट अगर 100% कंट्रोल में नहीं है, उसके कुछ शेयर्स पब्लिक को भी दिए गए हैं, दैट इज इक्विटी कार्व आउट। अब समझ में आएगा आपको। अब चलते हैं आगे। अब बात आ जाती है स्प्लिट अप। सर ये स्प्लिट अप का मतलब क्या हो जाता है? अरे स्प्लिट अप का मतलब हो जाता है
कि एक कंपनी है रिलायंस, और वो दो काम कर रही है। एक काम तो कर रही है ऑयल का, और एक काम कर रही है प्लास्टिक का। उसने क्या करा, दो कंपनियां बना दी अलग, जिस अभी तक वो अपने नाम से काम कर रही थी दोनों। अब क्या हुआ है, एक अलग कंपनी बन गई, एक अलग कंपनी बन गई। ये ऑयल का काम करती है, ये प्लास्टिक का काम करती है, और ये पेरेंट कंपनी खत्म हो गई। दैट इज स्प्लिट अप। आ गया समझ में? चलिए, देन इसके बाद में सब इजी सा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है डाइवर्सिटी। इसका एक्चुअली में अगर मैं मीनिंग समझाऊं, वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को दे दिया जाता है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो ये होता है, एक कंपनी है कोई, उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, लॉ में पढ़ाया था। अगर किसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब वो कंपनी क्या कर रही है, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है ना, उसको पब्लिक को दे रही है। पब्लिक से बोल रही है तुम आ जाओ, तुम कर लो शेयर्स होल्ड। गवर्नमेंट वाले, जो गवर्नमेंट ने होल्ड किए उनको तुम कर लो। मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग 51 से कम हो जाएगी, मतलब वो कंपनी अब गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी। दैट इज, आइए मेरी बात समझे। फिर असेट सेल, वो सेम चीज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्पोरेट कंट्रोल पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे एयरटेल कंपनी है। अभी तक वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, लेकिन वो अब स्टॉक एक्सचेंज से खत्म हो रही है। अब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं रहेगी, दैट इज अनलिस्टेड। सर इससे क्या फर्क पड़ा, जब वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी ना, तो उसके शेयर्स किसके पास में थे, पब्लिक के पास। जब शेयर्स, आपको इतना पता होगा, शेयर जब पब्लिक के पास जाते हैं तो वोटिंग राइट भी जाते हैं। मतलब इस कंपनी के अंदर जब डिसीजन लिए जाते थे तो किसकी मर्जी पे लिए जाते थे, पब्लिक। अगर वो वोट देती थी ये काम करो तो होता था, नहीं तो नहीं होता था। आज कंपनी अनलिस्ट हो गई। एक्चुअली में इसे डीलिस्ट बोलते हैं, वैसे तो अनलिस्ट नहीं बोलते, बट ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन अनलिस्ट से आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली में डीलिस्ट बोलते हैं वैसे इसको। अब एयरटेल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, उसके शेयर्स पब्लिक के पास में थे, मतलब पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स थे। मतलब एयरटेल कंपनी में क्या होगा ये पब्लिक डिसाइड करती थी। एयरटेल ने सोचा नहीं भैया मैं खुद डिसाइड करूंगा, इसलिए वो स्टॉक एक्सचेंज से अब हट रही है। अब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो पब्लिक से अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, वापस खरीद रही है। तो जब पब्लिक एयरटेल के शेयर्स एयरटेल को वापस देगी तो वोटिंग राइट्स भी एयरटेल के पास में आ जाएंगे। अब एयरटेल का डिसीजन कौन लेगा, वो खुद। लेकिन ये कैसे किया, हुआ तो ये बाईबैक, लेकिन ये बाईबैक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया गया, तो हमने इसे गोइंग अनलिस्टेड बोल दिया। अगर ऐसा नहीं बोलते तो ये सिंपल बाईबैक बोला जाता। तो स्टूडेंट बोलता है अब यहां तक मेरे को बात समझ में आ गई सर, यहां तक मैं समझ चुका हूं, लेकिन सर मेरे माइंड में एक डाउट है सर, और वो डाउट ये है, मैंने ऐसा सुना है सर बहुत बार कि एक रिवर्स मर्जर नाम की चीज होती है। एक रिवर्स मर्जर होता है, वो क्या होता है, देखिए मैं समझा देता हूँ रिवर्स मर्जर क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ज्यादातर ऐसा होता है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, सिक कंपनी है, प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर, पैसा नहीं है उसके अंदर, वर्किंग कैपिटल नहीं है उसके अंदर, तो वो बंद हो जाएगी। अब उस कंपनी को लगता है कि यार मेरे अंदर पैसा नहीं है, मेरे पास में असेट नहीं है, मेरे पास में वर्किंग कैपिटल नहीं है, और मैं बंद हो जाऊंगी। इससे बढ़िया मैं किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर जाकर मर्ज ही क्यों ना हो जाऊं। और वो इसके अंदर मर्ज हो जाती है, सिंपल है, नॉर्मल है, ऐसा होता है। कमजोर हमेशा किसके पास मदद मांगने के लिए जाता है, ताकतवर के पास चली गई। लेकिन अगर मैं कहानी को उल्टा कर दूं तो एक कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी खासी चल रही है, उसके पास में खूब पैसा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करके लॉस मेकिंग में मर्ज हो रही है। उसने अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया और वो लॉस मेकिंग के अंदर मर्ज हो गई। क्यों?
इसे रिवर्स मर्जर बोलते हैं। गाड़ी उल्टी चल रही है, गाड़ी उल्टी चल रही है, अमीर आदमी गरीब से मदद मांग रहा है, गाड़ी उल्टी चल रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग में मर्ज हो रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जिसकी इज्जत है, जिसकी गुडविल है, जिसके नाम से पैसा कमाती है, वो अपना नाम खत्म करके लॉस मेकिंग में जा रही है, मर्ज हो रही है। क्यों कर रही है सर? 2 वजह हो सकती है। कौन कौन सी वजह हो सकती है सर? एक तो वजह हो सकती है कि इस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर बहुत प्रॉफिट हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, उसकी वजह से टैक्स भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इस प्रॉफिट मेकिंग ने सोचा कि यार मेरे ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो क्यों ना मैं खुद को लॉस मेकिंग के अंदर मर्ज कर दूं। उससे क्या होगा कि इस लॉस मेकिंग कंपनी के जो लॉसेस हैं अब वो मेरे लॉसेस हो जाएंगे, तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा, तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यहां तक। लेकिन वैल्यूएशन करती है ये कंपनी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है 70 लाख का और मैं इस लॉस मेकिंग में मर्ज हो जाऊं तो इसके लॉसेस है 1 करोड़ के, तो मैं फालतू में ही मर्ज हो रही हूँ, घाटा और बैठ जाएगा मेरा तो घाटा बैठ रहा है ना फालतू में, 30 लाख का मैं एक्स्ट्रा लॉस में जा रही हूँ। इसलिए ये पहले वैल्यूएशन करती है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जब इसे लगता है कि टैक्स 70 लाख का है लेकिन इस कंपनी के लॉसेस जो है वो सिर्फ 5-6 लाख के, 10 लाख के, हाँ तो मर्ज हो जाते हैं, मेरे तो लंबी सेविंग होगी। या तो ऐसा, इसलिए रिवर्स मर्जर करते हैं, या फिर बच्चों इसलिए भी करते हैं कि मैंने आपको बोला, इस एग्जांपल में बोला मैंने आपको कि एयरटेल कंपनी बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनी है। उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये रिलायंस कहीं मेरा टेक ओवर ना कर ले। अब देखिए एक टेक ओवर तो वो होता है जो मर्जी से किया जाता है, मतलब रिलायंस एयरटेल के पास ऑफर लेकर जाती है और बोलती है कि मैं आपको खरीद लूं, मैं कर लूं टेक ओवर आपका। एयरटेल बोलती है कर लो, इसे फ्रेंडली टेक ओवर बोलते हैं। लेकिन एक टेक ओवर ऐसा होता है जहां पर रिलायंस एयरटेल को बताती नहीं है कि मैं तेरा टेक ओवर करने वाली हूं, घात लगा के बैठी होती है चुपचाप, मौके का इंतजार करती है कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, फंडिंग आ जाए, और उसके लिए बहुत सारा पैसा उधार ले लिया जाता है, लिवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट बैठा ली जाती है, लंबा चौड़ा पैसा उधार ले लिया जाता है और फिर एकदम से उस कंपनी को खरीद लिया जाता है। उसकी मर्जी नहीं है मेरे को मत खरीदो, वो मना कर रही है, लेकिन इसने इतना सारा पैसा अपने पास में इकट्ठा कर लिया, खुद की कमाई, लिवरेज, लोगों मतलब बैंक से लंबा चौड़ा पैसा लेकर आ गई और तब इसका टेक ओवर कर लिया। इसको बोला जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर, मर्जी के खिलाफ टेक ओवर, जबरदस्ती वाला टेक ओवर। कौन सा टेक ओवर? जबरदस्ती वाला टेक ओवर। तो अब एयरटेल को बचना है तो एयरटेल क्या करती है? खुद को लेस अट्रैक्टिव दिखाती है। लेस अट्रैक्टिव दिखाएगी तो क्या होगा कि मार्केट में उसकी इमेज खराब होगी, थोड़ी सी इमेज खराब होगी, थोड़ी सी इमेज खराब होगी तो वो लेस प्रॉफिटेबल, लेस अट्रैक्टिव नजर आएगी। तो रिलायंस सोचेगी अब क्यों इसका टेक ओवर करूं, अब तो ये लेस अट्रैक्टिव, लेस प्रॉफिटेबल है, इसलिए वो अपना रिवर्स मर्जर कर लेती। तो ये है एंटी टेक ओवर डिफेंस, और इसके लिए ये क्या करती है? लिवरेज बाय आउट, लंबा चौड़ा पैसा उधार पर ले लेती। आ रही है बात समझ में यहां तक? तो अब मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक समझ में आ गया। ये आपके शॉर्ट नोट के लिए मैंने बताया है, इस पर एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी। स्टूडेंट बोलता है सर सब कुछ समझ में आ गया, आपने मुझे समझा दिया, मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर का मतलब है जब दो या उससे ज्यादा कंपनी साथ में मिलकर काम करने लग जाती है, उसको मर्जर बोला जाता है। पर सर मैंने सुना है मर्जर एक एब्जॉर्प्शन से भी होता है और एक कंसोलिडेशन से भी होता है। हम उसको अगर और देसी भाषा में और सिंपल भाषा में बोले तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, अमलगमेशन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मीनिंग में समझा दूंगा ऐसा हम क्यों बोलते हैं। और
दूसरे वाले को मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन को अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं बता देता हूं। ध्यान से देखें, मैंने आपको बोला मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका मीनिंग तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि सपोज कीजिए एक कंपनी है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है मिक्की माउस। मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, मतलब इसका नामो निशान नहीं रहेगा। देखो मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड खुद चलती थी अलग, मिक्की माउस कंपनी अलग चलती थी। मोटू पतलू कंपनी मिक्की माउस में मर्ज हो गई और अब मोटू पतलू की एग्जिस्टेंस नहीं रही। मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन, क्या मतलब हो गया इसका? मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन। आ रही है मेरी बात समझ में? और एक होता है मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया था। एक वोडाफोन कंपनी है, एक आइडिया कंपनी है, उन दोनों ने अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर ली और एक नई कंपनी बना ली VI। तो अगर आप देखो मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन जो मैंने आपको एक्सपांशन में समझाया था, ये उसका अमलगमेशन पार्ट हो गया और ये उसका एब्जॉर्प्शन पार्ट हो गया। यहां तक समझ में आ गया? एग्जाम में आपके कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों टाइप ऑफ मर्जर समझा दो कि कितने टाइप के मर्जर है। मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपना स्टडी मटेरियल अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 5 तरीके के मर्जर होते हैं, पर मैं सच बताऊं आपको एक्चुअली में 3 होते हैं मर्जर। उसने 5 बताए, क्यों बता दिए? क्योंकि 2 मर्जर ना सब मर्जर होते हैं, वो उसने मेन मर्जर में ही ले दिया है स्टडी मटेरियल में। बट वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कहानी बता के, एग्जाम्पल से बताऊंगा। देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, ऐसे ले लेते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है रेमंड्स, और एक कंपनी है जिसका नाम है सियाराम। और ये दोनों कंपनी कपड़े की फील्ड में काम करती है। सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री कौन सी होगी? क्लॉथ। अगर ये इसमें या ये इसमें मर्ज हो जाएगी, हम इसे बोलेंगे को जेनेरिक मर्जर। सर क्यों बोलेंगे इसको को जेनेरिक? को जेनेरिक मर्जर का मतलब होता है दो या उससे ज्यादा ऐसी कंपनीज मर्ज हो रही हैं जो सेम इंडस्ट्री में काम करती हैं, सेम इंडस्ट्री में काम करती हैं, उसे को जेनेरिक मर्जर बोला जाता है। ठीक है सर, समझ गया। को जेनेरिक मर्जर 2 टाइप का होता है। को जेनेरिक मर्जर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सर 2 टाइप का कैसे होता है समझा दो, एक बार मुझको समझा देता हूं, ध्यान से देख लेना। ABC कंपनी, XYZ कंपनी, CPT कंपनी, दूसरे PQR ले लेते हैं इसको, PQR कंपनी। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, ये मार्केटिंग का काम करती है। तीनों कपड़े की फील्ड में काम करते हैं। एक कंपनी है CPT लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है क्लोथ की। ठीक है। अगर CPT लिमिटेड और XYZ लिमिटेड का मर्जर हो जाता है तो मुझे बताइए क्या CPT लिमिटेड और XYZ लिमिटेड दोनों की इंडस्ट्री सेम है? जी हाँ, कपड़ा। पहला सेम। दूसरा, क्या दोनों की फील्ड भी सेम है? जी हाँ, दोनों ही कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर। दोनों समान लेवल पर है, दोनों सेम लेवल पर है। ऐसे ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल मर्जर, दोनों सेम लेवल पर है। मतलब XYZ और यहां पर आप CPT को ले लो, दोनों सेम लेवल पर है। तो अगर ऐसी कंपनियां मर्ज हो रही हैं जिनकी इंडस्ट्री तो सेम है प्लस फील्ड भी सेम है, प्लस फील्ड भी सेम है, मतलब दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कोजेनेरिक मर्जर। हॉरिजॉन्टल है ना, दोनों समान है, दोनों समान है। लेकिन अगर
सीपीटी का मर्जर पीक्यूआर के साथ या एबीसी के साथ हो जाता है, या मैं ऐसे बोल दूं XYZ का मर्जर पीक्यूआर या एबीसी के साथ हो जाता है, या इसका इसके साथ या इसका इसके साथ हो जाता है। तो ये वर्टिकल मर्जर है जिसमें इंडस्ट्री सेम है, इंडस्ट्री सेम है कपड़ा, लेकिन फील्ड अलग है। कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई मार्केटिंग करती है, कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। अगर इंडस्ट्री और फील्ड दोनों सेम है तो हॉरिजॉन्टल कोजेनरिक। अगर सिर्फ इंडस्ट्री सेम है, फील्ड अलग है, फील्ड का मतलब क्या है, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, फील्ड का मतलब, अगर ये अलग है तो वर्टिकल। वर्टिकल हो गया ना, खड़ा हो गया वर्टिकल। अब देखिए वर्टिकल हो गया ना, यहाँ पे ये इसके साथ जा रही है, ये इसके साथ, वर्टिकल हो गया। तो मैंने आपको बताया कोजेनरिक क्या हो जाता है, और ये पूरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी समझा दिया। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब होता है, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब होता है ऐसी कंपनियां मर्ज हो रही है जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, ना कस्टमर वाइज रिलेशन है, ना सप्लायर वाइज रिलेशन है। जूते की कंपनी और बोतल बनाने वाली कंपनियां मर्ज हो रही है, लेना देना ही नहीं है एक दूसरे का। एजुकेशन फील्ड की कंपनी और बोतल बनाने वाली कंपनियां मर्ज हो रही है, लेना देना ही नहीं है। कौन रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग फील्ड में काम करती है। इसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। रिवर्स मर्जर मैंने अभी अभी आपको समझाया बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने हमको जो पढ़ाया है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। तो बच्चों अब ये नेक्स्ट क्लास में आपको जो लूंगा इस चैप्टर की, आपका स्टडी नोट 8, इसकी जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसके अंदर आपका थ्योरी का कुछ पार्ट बच गया है, उसको सॉल्व करेंगे, और फिर आपके सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो स्टडी मटेरियल के अंदर इलस्ट्रेशंस दिए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स मेरे पास में बहुत बार, अच्छा दूसरी बात, आपको नोट्स मिल चुके होंगे। अगर आपने मेरे से क्लासेस परचेज की हुई हैं तो नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है बच्चों इस सब्जेक्ट की, एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशन, तो इस नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स दे देगी। अगर आप दिसंबर 2022 या जून 2023 के लिए क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट की मात्र फीस है 3500, सबसे लीस्ट फीस है ये। इससे कम में शायद कोई नहीं बेच रहा होगा मेरे ख्याल से। आप उसमें क्वालिटी एजुकेशन, एक एक चीज को एग्जांपल से समझाया जाता है। और अगर आप जून 2022 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं जो अभी आ गया, तो हमारा आपके लिए ऑफर चल रहा है, मात्र 1500 रुपए, 1500 रुपए में फुल 100% कोर्स आपको मिलेगा। पूरा 100% कोर्स मात्र 1500 रुपए में आपको मिलेगा। तो बच्चे अगर आपको खरीदनी है क्लासेस तो इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।